इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि हैलोजन और हैलोजन आपस में रिएक्ट करके काफी सारे कंपाउंड्स जो है उनको फॉर्म करते हैं। जैसे कि Cl2 को अगर आप F2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है ClF, थोड़ा और एक्सेस में डाल देंगे तो Cl2 और F2 काफी बार रिएक्ट करके ClF3 भी बनाते हैं, है ना। सिमिलरली अगर आप ब्रोमीन और फ्लोरीन को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो BrF3 भी बनता है, BrF5 भी बनता है, बस बैलेंसिंग का फर्क है। जैसे अगर आप इसको कराते हैं Br2 को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ मैं 2 लगा दूंगी, ब्रोमीन बैलेंस हो गया, ये 10 है तो यहाँ 5 लगा दिया, इसको 2 लगा दो इधर 3 लगा दो, इसको बैलेंस करो इधर 2 लगा दो इधर 3 लगा दो, इसको बैलेंस करो दोनों को हाफ हाफ करके इधर 2 लगा दो। सब बैलेंसिंग का फर्क है, लेकिन ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं। इन सारे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जो कि हैलोजन और हैलोजन के बीच में बनते हैं। यू माइट हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई का IIT JEE में पूछा गया था अबाउट CsBr3 एंड दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन आल्सो इन योर S ब्लॉक। CsBr3 क्या है भाई? सीजियम आप लोगों को पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दे सकता है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा सीजियम +3 बन जाएगा Br-1 बन जाएगा। Br-1 हो नहीं सकता, मतलब हो सकता है बट सीजियम +3 थोड़ी हो सकता, सीजियम तो +1 ही रहेगा। तो ये एक्चुअली में है सीजियम +1 एंड Br3-, दिस इज अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। Br का रिएक्शन किसके साथ हुआ है? Br के साथ और Br3-1 है। जैसे आप देखते नहीं I3- एग्जिस्ट है ना, पोटेशियम आयोडाइड को अगर आप I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं वो Ki3 बनाता है। Ki3 इज व्हाट? जैसे CsBr3 वैसे Ki3, I3- will exist. These reactions are actually leading to the formation of interhalogen compounds like this. तो हैलोजन और हैलोजन के बीच में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन सकते हैं, क्योंकि हैलोजन आपका जो ये वाला हैलोजन है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, जो मिडल वाला हैलोजन है वो प्लस देगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखना बेटा, जरा सुनो। जैसे X + X', 2 हैलोजन लिए, ये आपस में रिएक्ट करे और बनाए XX', ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। XX'3 बनाया, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है। XX'5 बनाया, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। XX'7 तक बन सकता है, जैसे IF7 बनता है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है। लेकिन इन सब में जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा हायर साइज का होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इन तीनों में आप सेंट्रल ढूंढेंगे ना, इसमें तो आप कोई भी सेंट्रल बना सकते हैं, लेकिन लेट्स से इन तीनों में आप देख रहे हो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि X'3 हो रहा है, X'5 हो रहा है, X'7 हो रहा है ना। अब सेंट्रल एटम के सामने 3 X' लग सकते हैं, 3 सेंट्रल एटम थोड़ी हो सकते हैं, तो X' कैन नॉट बी माय सेंट्रल एटम, माय सेंट्रल एटम हैज टू बी X। तो इस केस में भी X मेरा क्या होगा? सेंट्रल एटम। तो X हैज टू बी माय सेंट्रल एटम, X' हैज टू बी माय substituent atom, and of course size of central atom should be higher than the size of substituent atom. तो अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ FCl3, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि F इसमें सेंट्रल होगा, F का साइज क्या है? छोटा। बट ClF3 बन सकता है क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। समझ रहे? IF7 बन सकता है बट FI7 टाइप कुछ नहीं बन सकता। द सेंट्रल एटम हैज टू बी ऑफ लार्जर साइज। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहे हैं तो जो भी ज्यादा नंबर का होगा वो छोटा साइज का होगा, जो कम नंबर का होगा क्योंकि वो सेंट्रल एटम है वो बड़े साइज का होगा। यहां तक बात क्लियर हुई? और जो भी इंटर हैलोजन कंपाउंड आप एग्जिस्ट करा रहे हैं बेटा, उसमें सेंट्रल एटम बड़े साइज का होगा, ये हमने बताया। बड़े साइज का कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 हो सकता है, फ्लोरीन नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात फ्लोरीन प्लस नहीं शो करेगा, और जो भी सेंट्रल एटम बनेगा उसके ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। फ्लोरीन सिर्फ क्या शो कर सकता है? नेगेटिव। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं BrCl2, यू कैन मेक दिस बिकॉज Br इज बिगर देन Cl and Br can take positive also and Cl can take negative also. So these things can exist. जरूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन हो, सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है बट सेंट्रल से छोटे साइज का होना चाहिए, है ना। और फ्लोरीन के सेंट्रल एटम ना होने के 2 कारण, एक तो वो साइज छोटा और दूसरा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ले सकते, क्योंकि जो सेंट्रल एटम बनेगा उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव। बात क्लियर हुई? अब एक क्वेश्चन जो आपको इन सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड से आता है वो है इनका शेप, इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनकी ज्योमेट्री निकालना।
ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे हम मिलता है ClF3 तो हम बोलते हैं भैया ये हमारा क्या होगा 7, 8, 9, 10 sp3 हाइब्रिडाइज, sp3d हाइब्रिडाइज होगा, टी शेप होगा, ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। सिमिलरली अगर मैंने बोला BrF5 तो 7 + 5 कितना हुआ 12, 12 का आधा कितना हुआ 6, मतलब sp3d2 ये क्या होगा मेरा स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि एक इसमें क्या आएगा लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और वो आएंगे ना एक लोन पेयर, तो ये होगा स्क्वायर पिरामिडल, इसकी शेप हो जाएगी। ये है हाइब्रिडाइजेशन, ये है शेप और ये है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में करा था इन सब की ज्योमेट्री शेप वगैरह निकालना, उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आया जा सकता है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड एक बार पहले समझ लीजिए फिर आप इसे लिखना। लेट्स से मुझे एक इंटरहैलोजन कंपाउंड मिला है XX', उसमें मैं डाल रही हूं क्या पानी। आपको दिख रहा है ये XX' में मैंने X को क्या माना है सेंट्रल एटम, X' क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सेंट्रल एटम होगा उस पे होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उस पे क्या होगा नेगेटिव। वाटर में क्या रहता है H+ और, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा OH- और नेगेटिव के पास कौन जाएगा H+। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा बेटा H किसके साथ जाएगा X' के साथ, तो आपको मिलेगा HX' प्लस HOX। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास ClF इंटरहैलोजन कंपाउंड है, आप इसमें पानी डालेंगे तो आपको मिलेगा HF प्लस HOCl। क्लियर हुई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट हायर लेवल पे चलिए, सुनिए। मेरे पास है ClF3 है ना, ClF3 में मतलब क्लोरीन सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। जब इसमें पानी डालेंगे तो HF तो बनेगा, इसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, है ना, HF तो बनेगा। क्लोरीन के ऊपर कौन जाएगा OH, तो क्लोरीन के बनेंगे ऑक्सो एसिड। ठीक है, लेकिन ऑक्सो एसिड क्लोरीन का वो होगा जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो, बिकॉज हाइड्रोलिसिस नेवर चेंजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ये Cl है यहाँ पे, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर इधर क्या है, तो आप वो ऑक्सो एसिड बनाओगे जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3, मतलब HClO2। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहां मिलेगा मुझे HClO2, क्योंकि इसको मुझे किस में रखना है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये रिएक्शन याद है बेटा, SO2 को पानी में डालते हैं तो H2SO3 मिलता है, याद है, ये भी तो हाइड्रोलिसिस है ना एक तरीके से, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में पानी का रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। इसमें भी आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। यहाँ सल्फर अगर +4 है तो बेटा यहाँ पे भी सल्फर क्या है +4, है ना। तो हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। जैसे कि अब हम नेक्स्ट ग्रुप जो करेंगे ग्रुप 18, उसमें जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। ये ट्रिक की तरह आप याद रखो। तो आपको अगर प्रोडक्ट नहीं भी समझ आ रहा ना, तो वो प्रोडक्ट चूज करोगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम है एज द स्टार्टिंग मटेरियल। डिड यू गेट द पॉइंट? श्योर, दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। जैसे कि डू यू रिमेंबर दिस NCl3 का हाइड्रोलिसिस, इसमें हम लोगों ने बोला था OH किसके पास जाता है Cl के पास, आपको मिलता है HOCl प्लस आपको क्या मिलता है NH3। आप इसमें भी देखिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें +3 में, इस केस में भी नाइट्रोजन +3 में होगा ना, क्योंकि नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच है। हालांकि होना क्या चाहिए, हाइड्रोजन के ऊपर क्या +1, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आना चाहिए -3। हाँ नहीं, इसमें तो चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, वी आर गेटिंग अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें यहाँ -1 होता है, तो इसमें क्या आ जाता है क्लोरीन का ऊपर +1 आ जाता है। हाँ, सारे में जैसे इस वाले में भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। बट ये वाले हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो भी है इसमें आप ध्यान रख लेना एक तरीके से, मतलब समझ लेना कि आपको वो प्रोडक्ट बनाना है सो दैट देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को तो आप ऐसे समझ लो कि डी ऑर्बिटल किसके पास है और उसके अंदर आपने वो डाल दिया है ना। बट ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के जो भी वो हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, उन सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एंड वो चेंज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका वो क्या होगा, IF7 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा, पर आयोडिक एसिड एंड HF। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का क्या रहना है, +7 का +7। तो BrCl3 का हाइड्रोलिसिस क्या देगा आपको, HCl प्लस HBr। अब मुझे क्या चाहिए, +3 चाहिए, तो HBrO2, ठीक। तो इस तरीके से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस विल ऑलवेज गिव यू अ कंपाउंड विद नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ आई आप लोगों को? नेक्स्ट एक और चीज हम लोग लेकर आए हैं विच इज नोन एज सूडो हैलोजेंस। सूडो हैलोजेंस, ये सूडो हैलोजेंस कौन है बेटा? ऐसे हैलोजेंस जो हैलोजेंस नहीं है बट उनका कुछ रिएक्शंस हैलोजन से मिलते हैं। तो हैलोजेंस आपको याद है हमेशा X2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, मतलब डायटोमिक। तो कुछ ऐसे आयंस है जैसे CN-। CN- इज अ वेरी पॉपुलर सूडो हैलोजन। इसके ऊपर काफी बार सवाल आया गया है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सूडो हैलोजन है। तो आप याद रखिए CN- क्या है, एक सूडो हैलोजन। क्यों? क्योंकि एक तो ये हैलोजन की तरह CN2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हैलोजन जो है सिल्वर आयंस के साथ रिएक्ट करके AgX को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। वैसे ही Ag प्लस CN- के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, AgCN। अब जैसे आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे उसमें Cl- आयन लिगेंड का काम करता है, वैसे CN- आयन भी लिगेंड का काम करता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की क्या रहती है, सिमिलर रहती है, इसलिए साइनाइड को क्या बोला जाता है, सूडो हैलोजन। सिमिलरली SCN- को भी क्या बोला जाता है, सूडो हैलोजन, ठीक। SeCN- जो है वो भी हमारा क्या है कैटेगरी में, सूडो हैलोजन। तो ये 3 पॉपुलर सूडो हैलोजेंस होते हैं हमारे पास, जिनको आप क्या याद रख सकते हैं कि मतलब वैसे हालांकि इतने सारे सूडो हैलोजन से नहीं पूछेंगे, आपको 4 ऑप्शन में से एक साइनाइड देंगे जो जनरली आपको दिया जाता है कि ये सूडो हैलोजन है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर साइनाइड आपको कहीं भी दिखाए और सूडो हैलोजन की बात करी जाए, आप मार्क करिए साइनाइड कि साइनाइड इज ऑलवेज अ सूडो हैलोजन, राइट। चलिए, with this we end up our group 17 and let's take our discussion further to group 18. Group 18 are basically because of is known as a basically inert group. इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से है, inert group के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, नोबल गैसेस, है ना। तो हमारे पास कौन से नोबल गैसेस है बेटा, हीना, नीना और कैटरीना, एक्सरे, रंगीन। दीज आर ऑल द नोबल गैसेस वी हैव। इनके बारे में आपको पता है कि इन सबकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, इस वजह से ये लोग बंदे जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो लिख लीजिए, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन द पीरियोडिक टेबल, they have largest size in the periodic table, they have largest size in the periodic table, largest size in the periodic table, highest ionization energy, highest ionization energy, therefore they do not react, they have highest ionization energy, they have zero electron affinity। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, 0, मतलब गेन करने की टेंडेंसी क्या है, 0। they have zero electron affinity, no tendency to accept the electron, no tendency to accept the electron, or you can say they have
हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है तो आपको मतलब इलेक्ट्रॉन भी आपको देना पड़ेगा, एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, they get solubilized in water, they get solubilized in water, they get solubilized in water because of their tendency to polarize water molecule, because of their tendency to polarize water molecule, their solubility increases down the group, their solubility increases down the group. Their solubility increases down the group. ठीक, अब इनमें से रेडॉन तो बेटा रेडियो एक्टिव है, इसकी बात करनी नहीं है। हुआ क्या, एक बार हमारे पास एक साइंटिस्ट था नील ब्रेट, ये क्या बनाया था, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया था PTF6 का, और ये कॉम्प्लेक्स वो छोड़कर चला गया था कुछ काफी लॉन्ग टाइम तक, मतलब फिर उसके बाद जब वो आया उसने वो कॉम्प्लेक्स को देखा तो वो कॉम्प्लेक्स चेंज हो चुका था, उसका कलर और सारी चीजें चेंज हो गई थी, टेक्सचर चेंज हो गया था। तो उन्हें उस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया तो पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स चेंज होके बन चुका है O2 प्लस PTF6 माइनस, मतलब टेक्निकली इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। अब आप इस बंदों की बात करो, ये कौन है, ये है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नॉट O, दिस इज O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, है ना। तो उसने कहा जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है इतने टाइम के बाद इस कंडीशंस में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की सिमिलर है आयोनाइजेशन एनर्जी जेनॉन के साथ, ऑलमोस्ट 2000 kg पर मोल के हिसाब से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ऑक्सीजन की नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की सेम है जेनॉन के साथ। जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो हार्श कंडीशन में जेनॉन भी इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और इस बंदे ने फिर जेनॉन के सारे कंपाउंड्स निकालने शुरू करे। तो हमें आइडिया कहां से मिला कि जेनॉन का कंपाउंड निकल सकता है, आइडिया तब मिला जब ये कॉम्प्लेक्स हमारा बना, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल था, फिर उसने क्या किया, इस जगह जेनॉन लेकर आया, जेनॉन प्लस PTF6 माइनस बनाया जो कि स्टेबल निकला। क्यों, क्योंकि दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी तो सेम है। फिर उसने कहा जब जेनॉन ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है तो जेनॉन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो हार्श कंडीशंस में और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्टेट लेकर और इलेक्ट्रॉन लूज करके और जो है कंपाउंड जो है बना सकता है। लेकिन माइंड माय वर्ड्स, जेनॉन को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ही होगी, या तो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। तो जेनॉन के कंपाउंड्स या तो फ्लोरीन के साथ बनेंगे या फिर ऑक्सीजन के साथ, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जिसके साथ जेनॉन के कंपाउंड्स बन सकते हैं। बात क्लियर हुई। जेनॉन को अगर हम फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कराते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेट्स से 673 केल्विन के आसपास कंडीशंस पे रिएक्ट कराते हैं तो XeF2 भी बनता है। फिर अगर मैं Xe2F2 के साथ 800 केल्विन के आसपास 823 केल्विन के आसपास रिएक्ट कराती हूं तो XeF4 भी बनता है। जेनॉन को अगर हम 3 फ्लोरीन के साथ, मतलब बेसिकली आप मान लो 1:, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन का रेशियो अगर आप ले लो तो वो XeF6 भी जनरेट करता है। तो ये 3 फ्लोरीन के साथ कंपाउंड जो है जेनॉन के एग्जिस्ट कराएंगे, XeF2, XeF4 एंड XeF6। बोलो बात क्लियर हुई। बट यही कंपाउंड्स जेनॉन के जो भी कंपाउंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र किसके साथ बनेंगे बेटा, फ्लोरीन के साथ। इन सबके टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस को एनसीईआरटी में से देखकर थोड़ा याद रखना, हालांकि डायरेक्टली नहीं पूछे जाते बट फिर भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो उसको आप एक बार क्या कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन के साथ बनेंगे, अभी बताऊंगी कैसे। डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं बनते, इन सबका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ बनेंगे, है ना। XeF6 को आप प्रोड्यूस करा सकते हैं जब आप इसको O2F2 के साथ रिएक्ट करें। एक्चुअली O2F2 जो है इट इज नॉट मच स्टेबल, ये बहुत ज्यादा कंपाउंड स्टेबल नहीं होता और ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है।
ये काम करता है किसका, एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट का। तो ये अपने F माइनस इसको दे देता है, बना देता है XCF6 प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर देता है। तो ये भी प्रिपरेशन होती है, याद रखेंगे। O2F2 इज नॉट स्टेबल एंड एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक, अब हम लोगों को डिस्कस करने हैं इन सब के हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। लिखिए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है जिसको मैं तुम लोगों को समझाऊंगी, आपको बस ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन लोगों के चेक करने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं XCF2 का हाइड्रोलिसिस बताऊं आपको, इसमें जेनॉन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। तो ये क्या करेगा, अपने से एक नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो जब आप इसे वाटर देंगे तो ये बनाएगा जेनॉन प्लस HF एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये अपने से किस में चला गया, नीचे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, सुनते रहिए। XCF6 का हाइड्रोलिसिस मैं कराना चाहूंगी, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से। जब XCF6 का हाइड्रोलिसिस होता है बेटा, 2 फ्लोरीन निकलते हैं और 1 ऑक्सीजन ऐड होता है हर बार। 2 फ्लोरीन निकलते हैं और 1 ऑक्सीजन ऐड होता है हर बार। तो जब यहां से बनाएंगे तो क्या बनेगा, XCOF4, देख साथ में HF जो है वो तो बनता ही रहता है। ठीक है, तो HF बनेगा क्योंकि फ्लोरीन निकला तो HF बना, और ऑक्सीजन जो है इसका इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो हर बार 2 हाइड्रोजन के साथ 2 फ्लोरीन निकले और 1 ऑक्सीजन क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो XCOF4 बना। लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब दोबारा हाइड्रोलिसिस होगा, XCOF4 का फिर से हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, फिर से 2 फ्लोरीन निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 फ्लोरीन निकालो, 1 ऑक्सीजन को ऐड करो, देखिए क्या बना, XeO2F2 प्लस HF। अभी भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। फिर XeO2F2 को फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, अब इस केस में फिर से 2 फ्लोरीन निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, ऐड होगा, हमें मिलेगा XeO3 प्लस HF। तो अगर आप नेट हाइड्रोलिसिस देखोगे तो इन तीनों को ऐड कर दो, XeO2F2 कैंसिल, XeO2F2 कैंसिल, लास्ट का फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, XeO3। तो XCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर मैं कराऊं, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट, तो बैलेंसिंग होती रहेगी, बट द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी XeO3 प्लस जो भी HF निकल रहा है, 6 HF निकलेंगे, 2 यहां 2 यहां 2 यहां, 6 HF निकलेंगे। पानी कितनी बार डालेगा, 3 बार डालेगा, जो भी है, मतलब बैलेंसिंग इसको जो है अपने हिसाब से एक बार कर लेना। ठीक है, नाउ व्हाट इज द थिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट हेयर, ध्यान दे इस बात पे। 3 वाटर डालेगा ना, हाँ बैलेंस हो जाएगा मेरा रिएक्शन ये करके। इंपॉर्टेंट थिंग इज XCF6 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये +6 से किस में रह रहा है बेटा, +6 में। तो XCF6 का हाइड्रोलिसिस चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, जबकि XCF2 का हाइड्रोलिसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं इन दोनों के बीच का XCF4 का हाइड्रोलिसिस। इसको कैसे याद रखेंगे कि ये कौन सी स्टेट में है, +4, जो कि ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, दोनों के बीच की है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगी। ये हाइड्रोलिसिस में जाके अपने से लोअर वाले XCF2 में जाएगी, जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस करके क्या देगा, जेनॉन, और अपने से हायर में जाएगी XCF6, जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस करके क्या देगा, XeO3। तो XeO3 भी मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलेगा और HF भी मिलेगा। बोलो बात क्लियर हुई। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूं, आप ऐसे समझ लीजिए, 2 को याद करिए। XCF2 का हाइड्रोलिसिस आपको क्या देगा, जेनॉन, XCF6 का हाइड्रोलिसिस क्या देगा, XeO3। तो जो बीच का बंदा है वो दोनों के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देगा, ऊपर वाले का भी मतलब HF ऑक्सीजन जेनॉन, और नीचे वाले का भी XeO3 एंड HF। तो XCF4 का हाइड्रोलिसिस ये देता है, XCF2 का हाइड्रोलिसिस जेनॉन देता है, XCF6 का हाइड्रोलिसिस ये देता है। सवाल पूछा जाता है XeF4 का हाइड्रोलिसिस कराया गया तो 2 जेनॉन के कंपाउंड मिले A एंड B। ठीक है, दोनों जेनॉन के कंपाउंड्स कौन से हैं, तो एक वो है जो XCF6 के हाइड्रोलिसिस से आया मतलब XeO3, और एक वो है जो XCF2 के हाइड्रोलिसिस से आया मतलब Xe। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई। ठीक, नाउ द पॉइंट इज, देखिए जेनॉन के जो भी आपने फ्लोराइड्स बनाए, चाहे आप
XCF2 बना रहे हैं, चाहे आप XCF6 बना रहे हैं, वो सारे फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर्स एंड फ्लोरीन आयन डोनर्स होते हैं। डिपेंड करता है आपने उनको किसके साथ रिएक्ट करा है। तो फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर्स एंड फ्लोरीन आयन डोनर्स होते हैं। तो XCF2 जब PF5 के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना फ्लोरीन आयन जो है डोनेट कर देता है और बना देता है ये कॉम्प्लेक्स। और अगर किसी कंपाउंड को, जैसे XCF6 है, उसे मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करो तो वो फ्लोरीन आयन को क्या कर लेता बेटा, एक्सेप्ट कर लेता है। तो फ्लोरीन, these all compounds act as a F negative, fluorine ion acceptor as well as fluorine ion donors. So the last part of the chapter, last and not the least, again XCO3, जितने भी complexes आपको यहाँ दिख रहे हैं, XCO2F2, XCF6, XCF4, XCF2, और कोई दिखा मैं, XCOF4, जितने भी ज़ेनॉन के कॉम्प्लेक्स दिखे हैं, इनका ज्योमेट्री, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका शेप हाईली इंपॉर्टेंट। तो द रूल इज द सेम, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, यू कैन हैव द आइडिया। फॉर एग्जाम्पल XCO3 का अगर हम लेते हैं तो ये क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज आएगा, क्योंकि 8 है ना, ये मोनोवेलेंट होता नहीं है, तो 8 का हाफ कितना हुआ, 4, sp3 हाइब्रिडाइज आएगा। इसकी शेप क्या आएगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। जैसे XCF6 लिया, क्या आएगा, 8 प्लस 6 14, मतलब sp3d3 आएगा, बट इसमें एक लोन पेयर आएगा तो इसकी शेप होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बायपिरामिडल। दिस इज शेप, दिस इज ज्योमेट्री, पेंटागोनल बायपिरामिडल। वैसे ही XCF4 8 और 4 12, मतलब 6, मतलब sp3d2, और 4 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर आएंगे, मतलब स्क्वायर प्लेनर शेप, और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से इन सारे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन शुड बी ऑन योर टिप्स। बोले बात क्लियर हुई? विद दिस विल गोइंग टू वाइंड अप P ब्लॉक।